हेलो फ्रेंड, मैं अंसारी नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने बायोलॉजी का एक चैनल बनाया है जिसका नाम बायोलॉजी किंगडम क्लासेस अंसारी नदीम रखा हुआ है, जिसमें मैंने 9 से लेके 12th तक जितने भी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए NCERT बेस्ड जितने भी लेसन है उसको मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ। पिछले 2 लेक्चर में मैंने बेसिक बायोलॉजी के बारे में बताया, फिर 2 लेक्चर मैंने जितने 10th और 12th के जो स्टूडेंट हैं जिनका लेसन रिप्रोडक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म उसको बताया, मैंने उसके टाइप्स के बारे में बताया। फ्रेंड, आज मैं जो है 9th क्लास के और 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, 9th और 11th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं आज बायोलॉजी लेके आया हूँ, क्योंकि जो 9th और 11th में बायोलॉजी का एक लेसन है जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। यानी 9th और 11th दोनों स्टैंडर्ड के बायोलॉजी की बुक में आपको ये चैप्टर यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जिसे सेल कहते हैं वो आपको मिलेगा। हिंदी में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जिसका नाम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी सेल है, उसको जानने से पहले इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सेल क्या है या कोशिका क्या है। ठीक, तो फ्रेंड आप देखिए, सेल की मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। हिंदी में मैंने लिखी है यहां पर जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। फ्रेंड, कहने का मतलब यह है कि इस संसार में जितने भी जीव हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, यानी एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो, जितने भी जीव हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो एरियल हो, चाहे जिस जगह पर पाए जाने वाले हो, वे सभी जीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो बने होते हैं सेल यानी कोशिका की। कोशिका जो है ये किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसे सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल क्या होता है, या फिर आपसे कोई ये पूछे कि जीव किसके बने होते हैं या जीवों की सबसे छोटी इकाई या फिर सबसे फंडामेंटल जो यूनिट है वो क्या होता है, तो आप सिंपली कह देंगे कि संसार में पाया जाने वाला समस्त जीव, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे वो बहुकोशिकीय हो, चाहे जिस स्थान पर पाया जाने वाला हो, वो बने किसके होते हैं? वो बने होते हैं आपके सेल के। जिसकी डेफिनेशन हमने यहां लिखी है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। अब सेल ही बाद में फर्दर कंबाइन होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और टिश्यू कंबाइन होकर के ऑर्गन का, और ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम का, और एटलीस्ट ऑर्गन सिस्टम मिलकर के जीव के बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इतना जान लीजिए कि इस संसार में पाया जाने वाला समस्त जीव जो होता है वो किसका बना होता है? वो कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका ही जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। आइए हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। डिस्कवरी ऑफ सेल या कोशिका की खोज किसने की और कब की? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने लिखा है, देख लीजिए, जो कोशिका है यानी जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, उसकी खोज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। यानी कोशिका की खोज सबसे पहले जिसने किया उनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने ही 1665 ईस्वी में सेल की यानी कोशिका की खोज की थी। तो अगर आपसे कोई पूछे हु इज द डिस्कवरर ऑफ सेल, तो आप सिंपली बता सकते हो कि रॉबर्ट हुक जो है ये इसके डिस्कवरर है, और 1665 ईस्वी में उन्होंने कोशिका की खोज की थी। मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट हुक ने अपने हाथ से ही एक मैग्नीफाइंग ग्लास का फॉर्मेशन किया, मैग्नीफाइंग ग्लास को बनाया, और कॉर्क की पतली सी
यानी एक टुकड़ा लिया, स्लाइस लिया और उसको अपने हाथ से बनाए हुए मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर में रखा, माइक्रोस्कोप में रखा और बाद में जब उन्होंने उस मैग्नीफाइंग ग्लास में उस कॉर्क के स्लाइस को, टुकड़े को देखा तो उसके अंदर उन्हें विभिन्न प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। सेलुला एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्मॉल रूम या छोटा कक्ष। तो स्मॉल रूम या सेलुला से ही सेल का निर्माण हुआ, जिसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की। मैं और बात आपको बता दूं कि डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की थी 1665 ईस्वी में, वह एक डेथ यानी मृतक सेल थी। यानी रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में, मगर जिस कोशिका की उसने खोज की थी वो कैसा था? वो एक मृतक कोशिका था, यानी डेथ कोशिका थी। और अगर आपसे कोई पूछे तो लिविंग सेल की खोज किसने की सर? तो लिविंग सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एंटनी वॉन लीवेनहॉक। उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं, इतना ध्यान रख लीजिएगा कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने ही जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसे की थी, कब की थी, इन्हीं को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, मगर ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो एक मृतक कोशिका थी। और इन्होंने कब की थी? 1665 ईस्वी में। कैसे की थी? उन्होंने कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस लिया, उसे अपने हाथ से बनाए हुए मैग्नीफाइंग ग्लास में देखा तो उन्हें ढेर सारे मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या कहा? सेलुला कहा। सेलुला एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ स्मॉल रूम होता है और सेलुला से ही सेल नाम पड़ा, यानी कोशिका का नाम पड़ा। आइए देखो, आपको बताता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, यानी कोशिका के अंदर जो केंद्रक उपस्थित होता है उसके आधार पर, यानी केंद्रक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी कोशिका के केंद्र के आधार पर, केंद्रक के आधार पर कोशिका को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है? लेस डेवलप्ड होता है, कम विकसित होता है। और यहां देख सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक है वो दो शब्द से मिलकर बना है। इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? पहला है प्रो, जिसे आप कह सकते हैं प्रिमिटिव, और दूसरा है कैरियन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव होने की वजह से, यानी प्राचीन होने की वजह से ये कैसा होता है? लेस डेवलप्ड होता है। और ये क्या है? दूसरा यूकैरियोटिक सेल। यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है, यानी भली प्रकार विकसित होता है। आइए हम बात करते हैं कि लेस डेवलप्ड और वेल डेवलप्ड ये कैसे होते हैं। यानी जो प्रिमिटिव वाला न्यूक्लियस है, जो प्रोकैरियोटिक है और जो यूकैरियोटिक है, इसमें किस चीज की जो है प्रेजेंस और किस चीज का एब्सेंस होता है, जिसके कारण ये लेस और वेल डेवलप्ड कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये सारी चीजें इसमें एब्सेंट होता है, यानी नहीं होता है। इसीलिए यानी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि, इन सब की अनुपस्थिति के कारण ही क्या होता है? इसे लेस डेवलप्ड कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियोलस प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि सभी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। यही वजह है इसे क्या कहते हैं? वेल डेवलप्ड कहते हैं।
तो अगर आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो सिंपली कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक लेस डेवलप्ड होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि ये सब अनुपस्थित होते नहीं पाए जाते हैं। इसी के अनुपस्थिति के कारण इसे लेस डेवलप्ड कहते हैं। और यूकैरियोटिक ये वेल डेवलप्ड होता है, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आदि ये सारी चीजें क्या होती है, उपस्थित होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेल डेवलप्ड कहते हैं। फ्रेंड ये तक कुछ 9th और 10th के बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है, जिसका चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, उनके लिए बेसिक नॉलेज थी। ये आप अपना नोट कर लीजिए और इसके आगे की वीडियो आपको जो है नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फिर मैं अगर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।